गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? स्टेरियो आइसोमेरिज्म, यही डिस्कस कर रहे थे ना। और उसमें कौन सा डिस्कस कहते हैं? ऑप्टिकल। ठीक है ना बच्चा। तो बेटा लोग जितना भी आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज करते रहो, खास करके स्टेरियो वाला, और उसमें भी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। क्योंकि बच्चा अगर बार बार तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तुमको लगेगा सब खिचड़ी टाइप का हो रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए बार बार उसको रिवाइज करो, ठीक है। थोड़ा सा कई लोग को हो सकता है बोरिंग लगे, सर कहाँ कभी किस कुछ हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। तो कुछ नहीं भैया, स्टार्टिंग में ही बस दिक्कत होगा, बाद में चीजें जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी क्या हुआ था? आरएस नेमिंग तक हुआ था भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक कंपाउंड कौन होते हैं? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो उसे कहेंगे। पहचाना कैसे जाता है? अगर कार्बन का तो कार्बन की चार वैलेंसी अलग हो, और कार्बन हो या कार्बन का और कोई दूसरा भी कंपाउंड हो, तो उसमें देखो टू इक्वल हाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसे कट करते हो, चाहे ऐसा कट करो या ऐसे कट करो या कैसे भी क्रॉस कट करो, अगर टू इक्वल हाफ है और एक दूसरे के मिरर इमेज है तो प्लेनर सिमेट्री हुआ। और जिस कंपाउंड में प्लेनर सिमेट्री होता है उसमें कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा, यही बताया था। तो ऑप्टिकल एक्टिव का कार्बन जिसमें ऐसा कार्बन जिसकी चार वैलेंसी अलग हो, तो वो कार्बन को क्या बोलते हैं? कायरल। वो होता है ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है ना। और एक ऑप्टिकल एक्टिव मतलब कायरल कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है, सिर्फ ओनली वन कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होता है। एक से ज्यादा इनएक्टिव होगा भी और नहीं भी होगा, ठीक है ना बच्चा लोग। क्लियर है सभी को? तो आज हम लोग वही पिछले लेक्चर से ही स्टार्ट करते हैं जहां पे कंप्लीट हुआ था। तो भैया आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, क्लियर है। कार्बन की चार वैलेंसी अलग तो ऑप्टिकल एक्टिव। सेकेंड, ऑप्टिकल एक्टिव है तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज? तो इसके लिए मैंने बताया था क्या भाई, फर्स्ट पता होना चाहिए फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है। फोर्थ ग्रुप, अगर फोर्थ ग्रुप क्या है? अबव द प्लेन। एक कंडीशन अबव द प्लेन वाली। अगर फोर्थ ग्रुप कहाँ है? बिलो द प्लेन। फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन। तो अगर फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है तो बच्चा क्या होगा? अबव द प्लेन कैसे पहचानना है? वहां पे एक प्रोजेक्शन यूज होगा, ये डैश लाइन वाला, याद आ रहा है कुछ? और एक प्रोजेक्शन है बिलो द प्लेन के लिए, ये वाला वेज लाइन। उल्टा बोल दिया ना, इसको बोलते हैं वेज लाइन, इसको बोलते हैं डैश लाइन, ठीक है। आप सही है, ये हो गया डैश लाइन। तो फोर्थ ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए भैया? या तो वेज लाइन पे या फिर डैश लाइन, मतलब अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन हुआ तो रोटेशन क्लॉकवाइज एस और एल। फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन हुआ, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज डी और आर, ये था। यहां पे रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ तो वामावर्त दक्षिणावर्त, यही बोलते हैं ना भाई। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त। तो आप क्लॉक एंटी क्लॉक क्या रखो, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा? आर और डी, एस और एल, ठीक है ना। क्लियर है? तो यही देखे थे हम लोग। तो अब और सेकंड क्या बताया था? नंबरिंग करना है कार्बन अटैच्ड ग्रुप का, तो सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग। तो चलो कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं भाई।
H CH3 Br OH Cl Br OH। तो देखो यहाँ पे RS नेमिंग, तो सबसे पहले नंबरिंग करो तो Br बड़ा एटम है एटॉमिक नंबर वाला, तो ये फर्स्ट, सेकेंड ऑक्सीजन है तो ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये कौन सा है फोर्थ ग्रुप। यहाँ पे देखो Br एटॉमिक नंबर 1, इससे ज़्यादा है तो सेकेंड, और इसका थोड़ा सा कम है तो थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ ग्रुप सबसे पहले इसमें देख लो लोकेशन फोर्थ ग्रुप का, लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप। ठीक है बच्चा, लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप। उसके बाद क्या देखना है, फोर्थ ग्रुप का तो लोकेशन जज कर लिए, पहला फोर्थ ग्रुप लोकेशन, दूसरा रोटेशन, दूसरा क्या देखना है रोटेशन, तो उससे क्लियर हो जाएगा। वैसे यहां पे भी पहले क्या देखना है लोकेशन किसका, ऑफ फोर्थ ग्रुप, फिर उसके बाद रोटेशन, उसका क्या दिखना है रोटेशन। ठीक है, तो फोर्थ ग्रुप कहां है भाई, यहां पे अबव द प्लेन, फोर्थ ग्रुप कहां है अबव द प्लेन, यहां फोर्थ ग्रुप कहां है भाई बिलो द प्लेन, फोर्थ ग्रुप कहां है बिलो द प्लेन। रोटेशन 1 को 2 से मिलाना है, 2 को 3 से, तो 1 1 के बाद 2 ऐसे नहीं मिलाओगे क्योंकि पहले 3 आ जाएगा, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, तो रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन अबव द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा फॉर्म होगा बच्चा आर या फिर डी। ठीक है ना, तो आर फॉर रेक्टस, सी फॉर सॉरी डी फॉर डेक्स्टो रोटेटर। यहां पे देखो रोटेशन 1 कहां है, ये 1 के बाद 2 2 के बाद 3, तो कौन सा फॉर्म जाएगा क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप अबव बिलो द प्लेन, तो कौन सा फॉर्म होगा भाई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भाई, हाँ क्लॉकवाइज, आर और डी फॉर्म। क्लियर है, फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन क्लॉकवाइज तो आर और डी फॉर्म, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन तो क्या होगा भाई एंटी क्लॉकवाइज है तो आर और एस फॉर्म। तो बस एक याद रखो, क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है क्लॉकवाइज तो आर फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज है तो डी फॉर्म, और अबव द प्लेन में जहां आर हो रहा था वहां पे एस, और जहां पे डी हो, जहां पे एस हो रहा था वहां पे आर। क्लियर है, पहले क्या था जहां पे आर क्लॉकवाइज रोटेशन में जहां पे आर है तो एंटी क्लॉक में वहां पे एस है, क्लॉकवाइज में जहां पे फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है तो फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है जहां पे एस था, एंटी क्लॉकवाइज में एस फॉर्म आ रहा है तो अबव द प्लेन में उसका उल्टा आर फॉर्म। तो इस तरह से हो जाएगा भाई। नेक्स्ट नोट करना, प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, ठीक है ना, तो ध्यान रखना जो लोग फर्स्ट टाइम इस टाइप के कोचिंग कर रहे हैं जेडब्ल्यू और नीट के लिए, तो इनके लिए ये चीजें बिल्कुल नया रहता है, तो ये अच्छे से याद रखो, बड़ा सिंपल सा चीज है भाई, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर 3D इमेज 3D चीज को जल्दी इमेजिन नहीं कर पाते तो। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिशर प्रोजेक्शन, ये ज्यादा यूज होता है ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूमान, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म के लिए यूज होगा न्यूमान प्रोजेक्शन, वेज एंड डेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, और एक लास्ट है सोहार्स, ठीक है, सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो
न्यू इसमें कैसा होगा भाई प्रोजेक्शन, ठीक है, इस तरह का सिंबल यूज होता है। न्यूमॉन में कुछ इस टाइप का। एक्चुअल में ये तीनों हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, वहां की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए है, किसके, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए। तो इन द प्लेन वाला इस टाइप का इसमें होगा प्रोजेक्शन वेज डेस में, और एक लास्ट में सोहार्स में। तो इसको बोलते हैं स्टेगर्ड। ये अभी की बात नहीं है, अभी नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कन्फॉर्मेशनल, वहां पे काम आएगा सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट वाला फिशर प्रोजेक्शन अभी काम आएगा और वहां पे भी काम आएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड। क्यों एक्लिप्स्ड, कोई स्टेगर बोलेंगे सब पता चल जाएगा। ये आपका एक्लिप्स्ड, ये आपका स्टेगर्ड। ये बिल्कुल नया होगा बहुत लोगों के लिए, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल याद रखो, इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया ताकि वहां बताएं तो बिल्कुल नया ना लगे। तो फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 4 प्रोजेक्शन यूज होता है, फिशर, न्यूमान, वेजडेस एंड सोहार्स। फिशर में इस तरह का, ठीक है ना, प्लस साइन वाला। न्यूमान में इस तरह से बॉल टाइप का, स्पेरिकल टाइप का, यहाँ पे वेजडेस लाइन के साथ इसलिए वेजडेस। सोहार्स में वाई टाइप का दिख रहा है, तो वाई वाला जो नीचे है अगर वो दोनों सेम साइड है तो एक्लिप्स, एक दूसरे के अपोजिट है तो स्टेगर्ड। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है भाई, सेम साइड है तो एक्लिप्स, अपोजिट साइड है तो स्टेगर्ड, ठीक है। तो देखो इस टाइप का है तो सेम साइड एक्लिप्स, अपोजिट है तो स्टेगर्ड, अपोजिट है तो स्टेगर्ड, सेम साइड है तो एक्लिप्स। अभी फिलहाल याद रखो, अभी हमारा काम किससे है, सिर्फ फिशर प्रोजेक्शन से है। किससे काम है, फिशर प्रोजेक्शन से। तो बेटा देखो फिशर, यहाँ पे अभी जो ऑप्टिकल एक्टिव वाले में होगा, फिशर वाले का काम आएगा, ठीक है ना, फिशर प्रोजेक्शन का। चलो देखते हैं। अच्छा, और मैं फिशर प्रोजेक्शन में इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिशर हमेशा एक्लिप्स फॉर्म में होता है, याद रखना बेटा। फिशर हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, एक्लिप्स। बाकी सब 2 फॉर्म में होंगे, एक एक्लिप्स और एक स्टेगर्ड। बीच में कार्बन होगा। 3D इमेज देखा जाए तो फिशर कैसा होता है, राइट और लेफ्ट वाले ग्रुप, इस साइड और इस साइड वाले अबव द प्लेन, ऊपर नीचे वाले बिलो द प्लेन, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट वाले अबव द प्लेन और ऊपर नीचे वाले बिलो द प्लेन। तो अभी जो आरएस नेमिंग वाला क्वेश्चन है फिशर प्रोजेक्शन में बनता है, ठीक है ना, इसमें भी बनता है लेकिन आपका ये ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म है कन्फॉर्मेशनल, वहां पे, ठीक है ना, संरूपण आइसोमेरिज्म में। तो आरएस नेमिंग इसमें भी कर लेते हैं भाई, इसमें आरएस नेमिंग करना तो और भी बड़ा सिंपल है। कहाँ करें, चलो देखा जाए दूसरे साइड में।
फिशर प्रोजेक्शन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। NH3 NH2 CH3 H Br NO2 CH2 CH3 H CH3 CHO CH3 CH CH2 CH3 COOH। तो RS नेमिंग करते हैं इनका। तो RS नेमिंग के लिए सबसे पहले फोर्थ ग्रुप, लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप, लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप, ये इसमें भी लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप, और इसमें भी क्या देखना है, लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप। ठीक है, लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप के बाद क्या देखना है बच्चा, रोटेशन, यहां पे क्या देखोगे, रोटेशन। ठीक है, और उसके बाद पता चल जाएगा। तो पहले नंबरिंग करोगे तब ना फोर्थ ग्रुप पता चलेगा। तो नंबरिंग करेंगे तो Br फर्स्ट, नाइट्रोजन है कार्बन तो सेकेंड इसको जाएगा, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये कौन सा साइन है भाई, अबव द प्लेन पे होता है। इधर देखोगे तो दिख रहा है ना, यहाँ पे राइट और लेफ्ट वाला कहाँ है, अबव द प्लेन। तो ये फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट इसमें सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर किसका है, नाइट्रोजन का। तो ये पूरा का पूरा कौन सा प्रेफरेंस जाएगा, 1, एक कार्बन दो कार्बन, तो जाहिर सी बात है इसको जाएगा सेकेंड और इसको थर्ड और ये फोर्थ। यहां पे भी फोर्थ ग्रुप कहाँ है, अबव द प्लेन, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन। ठीक है बच्चा लोग। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड वाले में देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, तो कंफ्यूजन हो गया भैया। नेक्स्ट एटम यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 बार ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन एक बार था तो सेकेंड, यहाँ पे कार्बन कार्बन 2 बार है तो यहाँ पे ये थर्ड, और फोर्थ ग्रुप यहाँ पे भी कौन सा है भाई, चलो कई लोग बोलेंगे सर वो एक ही जगह, तो सब में फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन आ गया। इसको CH2 कर लेते हैं, इसको CH3, इसको CH3, तो ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ ग्रुप। तो फोर्थ ग्रुप कहाँ है, यहाँ पे ये वाला कंडीशन है, मतलब बिलो द प्लेन, फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन। ठीक है बच्चा लोग। अब रोटेशन चेक करो। तो रोटेशन में 1 को 2 से, 2 को 3 से, तो 1 1 को 2 क्लॉकवाइज। सेकंड में देखो 1 1 को 2 से, 2 को 3 से, यहां पे भी क्लॉकवाइज। यहां पे देखो 1 1 को 2 से, 2 को 3, ये भी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, Br नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन को फर्स्ट दिया था मैंने, इसको सेकंड थर्ड, जल्दी जल्दी में मिस्टेक ना, इसलिए क्रॉस चेक कर रहे हैं हम। 1 2 3 ये भी सही है, COOH 1 2 3 4। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन सब में फोर्थ ग्रुप, एक में लास्ट में फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन। तो बच्चा देखो क्या होगा, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब जहां होना चाहिए था R वो होगा S या फिर L, यही होगा भाई। फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है इसलिए क्लॉकवाइज में S और L, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है इसलिए क्या होगा, S और L। यहाँ पे फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, मतलब कौन सा फॉर्म होगा, R या फिर D। तो इस तरह से RS नोमेनक्लेचर होता है फिशर प्रोजेक्शन में। किसमें होता है, फिशर। और फिशर प्रोजेक्शन हमेशा कैसा होता है बेटा, एक्लिप्स्ड होता है। ठीक है ना, बाकी सब में 2 मिलेंगे, स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड, लेकिन फिशर किसमें होता है, हमेशा एक्लिप्स्ड में होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला 4 है, चारों में से
आईपैक नेम और साथ में आरएस नेमिंग का जो क्वेश्चन बनता है फिशर प्रोजेक्शन से ज्यादा दिया जाता है। तो फिशर प्रोजेक्शन में राइट और लेफ्ट वाले ऊपर होंगे, मतलब अबव द प्लेन, और नीचे ऊपर नीचे वाले क्या मानते हैं, बिलो द प्लेन। ठीक है ना। अब देखो मैंने कंडीशन बताया आरएस नेमिंग करते समय या तो फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन होना चाहिए या फिर बिलो द प्लेन, यही बोला था ना बच्चा। अगर इन द प्लेन हुआ तो वाला तो बताया नहीं है, तो कैसे करोगे, ये थोड़ी है कि हमेशा अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन होगा। तब क्या होगा, तो नोट करना उसको। तो कंडीशन वही है, रूल कुछ नहीं है भाई, एक ही है, या तो फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन होना चाहिए या फिर बिलो द प्लेन। अगर इन द प्लेन है तो क्या करोगे, फोर्थ ग्रुप को या तो अबव द प्लेन में लाओगे या फिर बिलो द प्लेन में। तो नोट करके इसी को कंटिन्यू करते हैं भाई। नोट, इफ फोर्थ ग्रुप present, if fourth group present in the plane, fourth group present in the plane, तो या तो फोर्थ ग्रुप को अबव द प्लेन लाओगे या फिर बिलो द प्लेन। तो देखो भैया रोटेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। तो बचपन में जब मेला लगता था दुर्गा या फिर जो भी फन सिटी वाला मेला लगता था ना भाई, तो उस मेले में अगर झूला झूले होगे, बीच में ऐसा रहता था, इधर चारों ऐसे घुमाते थे ना गोल गोल, जिनको वो झूला झूलने आता है तो भैया उनके लिए बड़ा सिंपल सा है ये फोर्थ ग्रुप। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ले लेता हूँ एक्स वाई जेड। तो फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है या फिर बिलो द प्लेन। एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, कई लोग के मन में बहुत सारा डाउट रहता है भाई, इसको इधर कर लेते हैं। डाउट कौन सा है देख लेते हैं भाई। ये तो एक हो गया। बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं रख रहे हो, फोर्थ ग्रुप इन द प्लेन ये भी है ये भी इन द प्लेन है, तो ऊपर रखो ना भाई। तो ऐसा वाला भी डाउट होता है बच्चे लोगों का, क्या करें, बहुत कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं है। ऐसा कोई गाना भी था ना, वही हाल है हमारे बच्चे लोगों का। कन्फ्यूजन तो है कुछ नहीं, बस बढ़ा नाम के लिए बढ़ा के रखे हो सर, ऐसा कुछ होता है। तो भैया देख लेते हैं इससे। हाँ तो बच्चा हमने क्या बोला, हमारे पास जो रूल है बस वही की है भाई, या दो कह सकते हो जो भी। फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन एक रूल और एक फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, उसके सिवाय कुछ नहीं है। तो अब अगर फोर्थ ग्रुप इन द प्लेन है, ये भी इन द प्लेन है, एक्स वाला जो लोकेशन वो भी इन द प्लेन, दोनों में से कोई एक दिया, तब क्या करोगे, फोर्थ ग्रुप को बिलो द प्लेन लाया जाएगा या फिर अबव द प्लेन। फोर्थ ग्रुप को अगर मैं यहाँ लाता हूँ एक कंडीशन बिलो द प्लेन पे, या फोर्थ ग्रुप को कहाँ लाता हूँ अबव द प्लेन पे। यहाँ भी ऐसे ही फोर्थ ग्रुप को बिलो द प्लेन लाया जाएगा या फोर्थ ग्रुप को अबव द प्लेन लाया जाएगा। अब मैंने कुछ देर पहले बोला बच्चा, इसको समझने के लिए आपको बचपन में जैसे नवरात्रि या दुर्गा पूजा में लगता था ना भाई, और फन सिटी का अलग से आता था मेला, तो उसमें एक ऐसा झूला रहता था, यहाँ पे एक तुम्हारा दोस्त, यहाँ पे एक तुम्हारा दोस्त, एक दोस्त, इस झूले को घुमाएंगे, जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो तुम्हारा ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा। अगर इतना समझ में आता है तो ये फिर समझ में आएगा, सिंपल सा है भाई। एक ऐसा झूला लगा हुआ है, इधर राम है, इधर श्याम है, इधर कौन है, राम श्याम, इधर घनश्याम, ठीक है ना, इधर है घनश्याम। तो राम घनश्याम राम के जगह पे जाएगा तो राम श्याम के जगह पे जाएगा, और श्याम किसके जगह पे जाएगा, घनश्याम के जगह पे। तो राम श्याम घनश्याम यही बस करना है और ये प्रोजेक्शन क्लियर। तो राम घनश्याम को भेजोगे राम के पास, यहाँ पे एक ऐसा लोकेशन समझ लो, एक यहाँ पे है, एक इस साइड है और एक इस साइड, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ बैठा है राम, यहाँ पे झूले में है श्याम और इधर है घनश्याम। तो राम जब घनश्याम की जगह पे आएगा तो श्याम कहाँ चल जाएगा,
घनश्याम के पास, और घनश्याम कहाँ चल जाएगा, राम के पास। ठीक है ना बच्चा, घुमाओगे यहाँ से पकड़ कर तो ये ऐसे घूमते जाएगा। अब ज्यादा घुमाओगे तो हमारा हाथ घूम जाएगा ना भाई, एक दो ही हाथ है भाई, टूट गया तो फिर कौन पढ़ाएगा तुमको ऑर्गेनिक। तो इसको ऐसे घुमाओ तो ऐसे घूमते जाएगा कि नहीं जाएगा भाई। तो बस वही है, झूला झूलना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई। तो मैं अगर यहां से देखो फोर्थ ग्रुप है तो घुमाना पता आना चाहिए। तो अगर फोर्थ ग्रुप है तो एक्स को पकड़ के घुमा दो यहाँ पे, अगर फोर्थ ग्रुप ऊपर है तो यहां से पकड़ के घुमा दो। क्लियर है ना। तो फोर्थ ग्रुप यहाँ है तो ऊपर से पकड़ के घुमा रहा हूं, ऊपर है तो इस साइड वाले से घुमा रहा हूं। तो मुझे बताओ घुमाने के बाद कोई भी अपने जगह पे रहा क्या, ये घुमा कहां से रहा, एक्स से। कई लोग को ये टर्म्स क्लियर नहीं हुआ, कोई भी अपने जगह रहा मतलब कोई भी, कौन सा फोर्थ ग्रुप ये है ब्लैक वाला। ठीक है, मैं यहां से पकड़ के घुमा रहा हूं तो भैया एक्स अपनी जगह से हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा। फोर्थ ग्रुप को हमको पता है, इसको मुझे रेड वाले के पास ले जाना है या फिर ब्लू वाले के पास ले जाना है। यहां से वैसे मैं रोटेट करूं तो ऐसे घूमेगा। तो फोर्थ ग्रुप ये वाला या तो इसके जगह भेजना है, यहां पे मैंने ये जगह फिक्स कर लिया। क्लियर है इतना दिमाग में। अब मुझे बताओ जब मैं इसके जगह पे इसको भेजूंगा तो भैया जेड अपने जगह पे रहेगा क्या, जेड अपना जगह चेंज कर लेगा ना। जो सामने था वो पीछे जाएगा, जो पीछे था वो सामने आएगा, यही ना होगा। तो भैया एक्स तो अपनी जगह से चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहीं से पकड़ के घुमाया जा रहा है। घुमाया कहां जा रहा है, एक्स से पकड़ के, चाहे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, सीधा या उल्टा, घुमाया कहां जा रहा है, एक्स से, तो वो अपने जगह पे रहेगा। घुमा के कहां पे किसको लाया जा रहा है, फोर्थ ग्रुप को। कहां पे, या तो बिलो द प्लेन या फिर एबो द प्लेन। यही है ना महाराज, यहां तक किसी को तकलीफ। अब भैया जेड पहले ऊपर था तो ऊपर कहां रहेगा, वो नीचे चल जाएगा। मतलब दो ही लोकेशन बचा है, जेड पहले यहां पे था, घूमने के बाद यहां पे तो रहबे नहीं करेगा। कॉमन सेंस है इतना, जो कि अनकॉमन है। तो जेड यहां आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा वाई। तो बोलो कोई तकलीफ। क्लियर है। अब नीचे में दो लोकेशन फिक्स है, वाई था यहां पे तो घूमने के बाद आई वाई वहीं रहेगा। जब इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये यहीं रहेगा क्या, नहीं ना। तो y इस जगह पे नहीं रहेगा, मतलब y यहां पे रहेगा। तो जाहिर सी बात है z यहां पे होगा। तो बताओ कौन सा बड़ा एकदम पहाड़ वाला काम है ना, बड़ा सिंपल सा। अब यहां से घुमा रहा हूं मैं x से, तो भैया x वहीं का वहीं रहेगा जहां से घुमा रहे हो। देखो ना, अब ऐसे पकड़ा ना, मैं यहां से घुमा रहा हूं तो भैया ये घूम रहा है तो ये यही ना है। घुमा रहा हूं यहां से पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूं मैं, तो ये यहीं का यहीं है। फोर्थ ग्रुप को ला लिया ऊपर या नीचे। अब भैया जेड नीचे, वाई ऊपर था तो यहां तो होगा नहीं, तो यहां पे क्या होगा, जेड। यहां पे जेड था यहां पे, तो मतलब यहां पे जेड तो लिख नहीं सकते, गलत हो जाएगा। तो जेड क्या होगा, ऊपर। तो बचा यहां पे क्या है, वाई। तो बताओ रोटेशन कोई बड़ा चीज है, कर लोगे रोटेट, कर लोगे कि नहीं। तो भैया पहले दिमाग में बैठा लो, कंपाउंड दिख गया यहाँ पे। अब किसको कहां ले जाना है, फोर्थ ग्रुप को। तो पहले नंबरिंग कर लो 1 2 4 वाला CIP रूल से। ठीक है, तो 1 2 का 4 कर लिए, मतलब 3 भी है बीच में। ठीक है ना, ये नहीं कि अनिल कपूर को याद करें तो 1 2 4 जा रहे हैं। 1 2 3 फोर्थ ग्रुप मिलना चाहिए। अब उसके बाद फोर्थ ग्रुप जहां है वहां रख दिए। कहां है फोर्थ ग्रुप, बिलो द प्लेन या फिर एबो द प्लेन। घुमा कहां रहे हैं उसको देख लीजिए, वो अपने जगह नहीं चेंज करेगा। घूम कौन रहा है, दो लोग, एक्स और वाई। तो जेड जहां था वहां मिलेगा क्या बच्चा, नहीं, मतलब वहां वाई आएगा। तो बस इस तरह से घुमाना है। तो रोटेशन क्लियर है भाई। अब उससे RS नेमिंग करते हैं भाई, एग्जांपल इसी साइड में, ताकि कंफ्यूजन और अच्छे से क्लियर हो जाए, या फिर जिनका कंफ्यूजन है वो और बढ़ जाए। कंफ्यूजन कुछ नहीं है भाई, अगर नहीं समझ में आता थोड़ा सा 5 मिनट बैक में जाके फिर से वीडियो देखो, लेकिन ध्यान से सुनो चीजों को। ठीक है ना, आंखें और कान दोनों खुली होने चाहिए। क्योंकि पिक्चर देखने जाते हो बच्चा लोग, अगर टॉकीज में तुमको पिक्चर देखने के लिए बोल दिया जाए, एक बार तुमको वीडियो दिखा रहे हैं, ऑडियो बंद कर दिया, पिक्चर देखने में मजा आएगा क्या। वैसे ऑडियो दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, वीडियो नहीं दिखा रहे तो मजा आएगा क्या, नहीं ना। वैसे ही क्लास में हम जो बोल रहे हैं और जो दिखा रहे हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों पे ध्यान होना चाहिए, एक एक बातों पर, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा होता है। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान कहीं और दूसरी दुनिया में खोया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसी दुनिया में रहो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, किसी को बार बार डाउट हो रहा है तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो फिर से रिवाइज करके देख ले। अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं RS नेमिंग।
तो देखो महाराज, एगो कंपाउंड बना लेते हैं हम ऐसा छोटा सा, ठीक है ना, तुमको परेशान करने के लिए। बीच में कार्बन है, अब भी परेशान हो गए तो बाद में अच्छा रहेगा भाई, सीख जाओगे। यहाँ पे H, यहाँ पे क्या रख दे भाई, Br। तो नंबरिंग करेगा तो बच्चा क्या होगा, Br है 1, E है 2, 3, 4। तो राम श्याम घनश्याम वाला घुमाने वाला काम चालू कर दो। तो राम को कभी श्याम की जगह पे, श्याम को किसी को कभी घनश्याम की जगह पे। तो भैया घुमा के क्या करना है, फोर्थ ग्रुप या तो अबव द प्लेन लाना है या फिर बिलो द प्लेन। तो भैया ऐसा जैसा दिया वैसा ही वो बना लो, जैसा दिया है वैसा ही। ये दोनों सेम है क्या, ये ऐसे दिया है क्या, नहीं, ये ऊपर दिया तो ऊपर बनाना, ठीक है ना, और जो नीचे दिया वो नीचे, ऐसा है। घुमाना किसको है, फोर्थ ग्रुप को, मतलब हाइड्रोजन को लाना है कहाँ, अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन। तो ये फोर्थ ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये फोर्थ ग्रुप है। तो हाइड्रोजन को या तो अबव द प्लेन लाना है या बिलो द प्लेन। अब घुमा कहां से रहे हो, CH3 से, ठीक है ना, ये यहाँ पे, तो यहाँ से घुमाओ CH3 से। तो CH3 अपनी जगह से टच से मस नहीं होगा भाई, कुंभकर्ण की जगह की तरह अपनी जगह पे बैठा रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब फेविकोल का ज्वाइंट है वहां पे। CH3 वहीं का वही रहेगा। अब घुमेगा कौन, जेड, और ये दोनों तो फिक्स हो गए यहाँ पे। तो बच्चा Br ऊपर था तो Br ऊपर रहेगा नहीं ना, ई लोकेशन Br और ये OH, क्लियर है। अब यहाँ पे लोकेशन दो फिक्स हो गया, OH यहाँ पे था तो OH यहाँ पे रहेगा नहीं, तो यहाँ पे OH मतलब यहाँ पे Br। देख लो दोनों में एक सेम आएगा, तुमने अगर रोटेट किया है सही तो सेम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लोकेशन मतलब हाँ, फोर्थ ग्रुप लोकेशन, लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप, लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप, ठीक है, इसमें भी लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ठीक है। उसके बाद लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप के बाद रोटेशन, रोटेशन। तो फोर्थ ग्रुप कहाँ है बच्चा, देखो इस कंडीशन में बिलो द प्लेन, इस कंडीशन में अबव द प्लेन, ठीक है। रोटेशन यहां पे चेक करो, ये था 1 2 और ये 3, कहाँ गया ये 1 2 3। तो 1 को किससे मिलाना है, 2 से, 2 को किससे मिलाना है, 3 से। रोटेशन कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ रोटेशन कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे 1 को 2 से, 2 को 3 से, तो क्लॉकवाइज। अब फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब S या फिर L फॉर्म। फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन रोटेशन क्लॉकवाइज, मतलब S और L फॉर्म। तो देखो, या इस फॉर्म में चेंज करो या इस फॉर्म में चेंज करो, अगर तुमको मॉलिक्यूल सही रोटेट किया तो दोनों में आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से भी RS नेमिंग होता है, ठीक है ना। अगर इन द प्लेन, तो देखो RS नेमिंग का क्लियर है भैया, अबव द प्लेन का दिखा दिया, बिलो द प्लेन का दिखा दिया, ये इन द प्लेन का भी हो गया। तो ये कर लेना बच्चा लोग, क्लियर है सभी को। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ, तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, घोल के पी जाओ। और फिशर प्रोजेक्शन कैसा होता है याद रखना, सभी प्रोजेक्शन जो हो स्टेगर और एक्लिप्स में हो, ओनली फिशर किस में होता है, एक्लिप्स्ड फॉर्म में, ठीक है ना बच्चा। रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, नोट करके कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड,
तो फर्स्ट है एन एंसियोमर्स, ठीक है ना। पहले एक चार्ट बना लेते हैं जो जो डिस्कस करने वाले हैं। एन एंसियोमर्स, सेकेंड डायस्टीरियोमर्स, स्टीरियोमर्स, एन एंसियोमर्स, डायस्टीरियोमर, रेसेमिक मिक्सचर और एक है मीजो। तो एन एंसियोमर्स फर्स्ट, डायस्टीरियोमर्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। ये चार चीजें और डिस्कस करना हम लोग को, एन एंसियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, रेसेमिक मिक्सचर एंड मीजो कंपाउंड। तो फर्स्ट एन एंसियोमर्स, एन एंसियोमर्स, इसको शायद इसे बोलते हैं हिंदी में प्रतिबिंबी समवायता, प्रतिबिंबी ऐसे कुछ प्रतिबिंबी समवायता। एन एंसियोमर्स को प्रतिबिंबी समवायता मिलते हैं भाई। देखो क्या होता है भाई, फर्स्ट जितने भी एनांसोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। एनांसोमर्स कैसे होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। साथ में एनांसोमर ऑप्टिकल एक्टिव तो है, लेकिन क्या होंगे, एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, और भी कैसा, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है ना। कैसा मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, the pair of non super impossible mirror image, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। सुपर इम्पॉसिबल मतलब अध्यारोपित, एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते। सुपर इम्पॉसिबल मतलब अध्यारोपित। तो ऐसे मिरर, ऐसे कंपाउंड का पेयर जो मिरर इमेज तो है बट एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, तो जो अध्यारोपित नहीं होंगे साथ में मिरर इमेज होंगे। The pair of non-superimposable mirror image compound is called enantiomers. Is called enantiomers. प्रतिबिंबी समवायता। Example CH3 BrHOH। इसका मिरर इमेज क्या होगा भाई, यहां पे अगर मिरर बना दो तो क्या होगा भाई, यहां पे कौन सा ग्रुप होगा, CH3, यहां पे OH, यहां पे H और यहां पे Br, ठीक है ना। ये मिरर है भाई, ठीक है। तो ये मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज CH3। कई लोग बोलेंगे सर मिरर इमेज में ऐसा होगा ना, H3 ऐसा कुछ ऐसा लिखा होगा, तो बच्चा ये स्पेरिकल होता है। मॉलिक्यूल्स में ऐसा कार्बन थोड़ी लिखा रहता है कि इधर कार्बन ऐसा है तो इधर का कार्बन मिरर इमेज में ऐसा दिखेगा, नहीं ना, ये तो फॉर्मूला है। तो कई लोगों का दिमाग ऐसा चलता है, सर यहाँ पे ऐसा है ना तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे H लिखा होगा, फिर यहाँ C लिखा होगा, यहाँ पे C ऐसा लिखा होगा और यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना बच्चा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या, कंपाउंड। कंपाउंड कैसा होता है, चाहे एटम स्फेरिकल होगा या गोला होगा। तो गोला है तो भैया गोला तो गोला ही जैसे दिखेगा ना,
तो इसलिए ये नहीं कि वो ऐसा एकदम साइंटिस्ट वाला दिमाग लगा दिए। CH3 यहाँ पे आएगा, Br की जगह पे Br आएगा, H इधर है तो H इधर होगा, इधर ये, इधर ये। तो देखना एनाइंसोमर्स ये पेयर एक दूसरे पे, अब मैं इसको उठाऊं यहाँ से ऐसे और इसके ऊपर ऐसे रखूं तो पूरा तरह से कवर हो जाएगा। अध्यारोपित मतलब क्या होता है भाई, जैसे मेरा ये हाथ है और ये हाथ है, इसको हटा दो भाई, ठीक है ना, ये अभी नहीं है, मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो ये 5 उंगली है, इसको छठवे को साइड में रखो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। अब इस इमेज को उठा के मैं इसके ऊपर ऐसा रखूं तो सभी उंगली एक दूसरे से कवर हो जाएंगी। क्या हो पाएगा क्या पूरी तरह से कवर? चलो मान लिया ये वाला कवर हो गया इतना, लेकिन ये अंगूठा तो दिखेगा ना दोनों साइड साइड में, तो इसको मिरर इमेज नहीं, मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मतलब एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, मतलब सामने वाला पीछे को कवर नहीं कर रहा है। तो एनाइंसोमर्स क्या होते हैं, ये कंपाउंड ऐसा है तो इसका मिरर इमेज ऐसा दिखेगा और वो मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं अध्यारोपित नहीं होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो ऐसे पेयर जो मिरर इमेज हैं, ऑप्टिकल एक्टिव हैं, लेकिन एक दूसरे पे अध्यारोपित ना हो, तो द पेयर ऑफ नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड करना, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड एनाइंसोमर्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड एनाइंसोमर्स, ठीक है ना। तो और साथ में एनाइंसोमर का ऑप्टिकल एक्टिविटी भी क्या होता है अलग, द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एनाइंसोमर्स आर डिफरेंट, द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एनाइंसोमर्स आर डिफरेंट बट फिजिकल and chemical properties, chemical properties are same but physical and chemical properties are same। तो एनाइंसोमर्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, अगर ये आर फॉर्म है तो ये एस फॉर्म है, चेक कर सकते हो भाई। फोर्थ ग्रुप है ये 1 2 3, ठीक है ना, तो 1 को 2 से, 2 को 3 से, ये अबव द प्लेन है भाई, ये लाइन क्या है अबव द प्लेन, ठीक है ना। राइट और लेफ्ट वाला फिजिकल प्रोजेक्शन में क्या होता है अबव द प्लेन। तो 1 2 3, तो 1 को 2 से, 2 को 3 से मिला तो क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, मतलब ये कौन सा फॉर्म होगा भाई, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, मतलब एस या फिर एल, लिवो रोटेटरी, ठीक है ना बच्चा। यहां पे देखो Br एटॉमिक नंबर हाई तो 1, देन ऑक्सीजन वाला का हाई है, फिर कार्बन, तो यहाँ 1 1 को 2 2 से 3, तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप अब भी अबव द प्लेन है भाई, तो फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन तो कौन सा फॉर्म होगा भाई आर या फिर डी। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन तो कौन सा फॉर्म होगा आर, तो ही बोला पहला तो डेफिनेशन याद रखना है। सेकेंड ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग होता है, द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एनाइंसोमर्स आर डिफरेंट बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम, ये लाइन याद रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दिक्कत करता है, क्लियर है। अब डायस्टेरियोमर्स के लिए देखते हैं भाई, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायस्टेरियोमर्स। नोट करना, इट इज पेयर ऑफ नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इट इज पेयर ऑफ नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड नॉन मिरर इमेज कंपाउंड, ठीक है ना, मिरर इमेज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है ना। मैं ओ ए लिख दिया तो समझ लेना ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड।
तो रिपीट कर रहा हूं, इट इज पेयर ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज कंपाउंड। पहला तो सुपर इम्पोजिबल नहीं था, दूसरा पॉइंट क्या था, पहले में मिरर इमेज था, बट यहां पे ना ही सुपर इम्पोजिबल है ना ही मिरर इमेज है। ठीक है, तो उस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के पेयर को क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर्स। सेकेंड, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी तो डिफरेंट होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट बट ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड physical properties are different. Physical properties are different but chemical properties same. But chemical properties are same. ठीक है ना। एक पॉइंट और स्पेशली, all diastereomers contain at least 2 chiral carbon या फिर और मोर देन 2 chiral carbon। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, फिशर प्रोजेक्शन में ज़्यादा अच्छे से समझाते बनता है। HOH CH3 Br NH2 NH2 C2H5। तो देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट कर रहा है CH3 को, C2H5 को, बट OH Br को रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या, तो ये मिरर इमेज तो नहीं होगा। ठीक है ना, मिरर इमेज नहीं होगा। क्लियर है भाई, यहाँ पे ये मिरर इमेज नहीं होंगे। और यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये ऑप्टिकल से एक्टिव सेंटर है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर है, और इसको उठा के इसके ऊपर ऐसा रखूं, मतलब ये हाथ को उठा के इसके ऊपर रखो तो ऐसा कवर भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज। तो जब भी ऐसा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टेरियोमर्स। ठीक है ना, तो मिरर इमेज भी नहीं है और साथ में डायस्टेरियोमर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले कार्बन का जो यहाँ पे Br है OH को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, OH यहाँ पे आना चाहिए था तब मिरर इमेज बनता, तो यह है आपका डायस्टेरियोमर्स। ठीक है ना। अब बच्चा कौन सा, रेशमिक और मेसो, उसको बच्चा आज ही कर लेते हैं कंप्लीट, थोड़ा सा जल्दी में, फिर शॉर्ट में हम बताएंगे कि इन सब को क्वेश्चन आता है एनांसोमर्स डायस्टेरियोमर्स पहचानने के लिए, तो उसको शॉर्ट में बताएंगे। ठीक है ना। और ये भी रखना, डायस्टेरियोमर्स हमेशा मतलब कम से कम 2 कार्बन कायरल नहीं होगा तो मिलने ही वाला ही नहीं है, लेकिन एनांसोमर्स 1 कार्बन से भी बनता है, 2 कार्बन से, 3 से भी बन सकता है, लेकिन 1 से तो बनेगा ही। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मेसो कंपाउंड और रेशमिक, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट है थर्ड रेशमिक। रेशमिक मिक्सचर कुछ नहीं भाई, एक सॉल्यूशन है, ये आपका SN1 रिएक्शन में मिलेगा। ठीक है ना, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म, तब एक कंपाउंड है 50% R फॉर्म है उसका, उसी कंपाउंड का 50% है L फॉर्म। ठीक है ना, एक कंपाउंड है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का 50% है वो L फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और IUPAC नेम सेम है, 50% R फॉर्म है, 50% L फॉर्म, 50% R फॉर्म है, 50% L फॉर्म, तो इसको क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर। समझ में आया बच्चा।
मतलब रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, सॉल्यूशन कंटेन सेम ऑप्टिकल नहीं बोलेंगे, कंटेन सॉल्यूशन कंटेन 50-50% composition of रेसिमिक समय सॉल्यूशन कंटेन 50-50% composition of same molecular formula and IUPAC name, same molecular formula and IUPAC name containing solution contain 50-50% composition of same molecular formula and IUPAC name containing हटा दो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। सॉल्यूशन के अंदर 50% R फॉर्म है तो 50% L फॉर्म, या फिर 50% D फॉर्म है तो 50% क्या होगा, L फॉर्म, तब उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे उसे, रेसिमिक मिक्सचर। और ये क्या होता है भाई, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, ही होता है, देख लेना स्पेलिंग, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ठीक है ना। अब क्या होता है भाई, 50% इस सॉल्यूशन के अंदर मान लो 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 5 है, ठीक है ना, 50-50 मतलब इक्वल अमाउंट, 5 लोग घूम रहे, सीधा घुमा रहे, 5 लोग घुमा रहे उल्टा। तो बेटा अच्छा, इसका थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्शन कर लेना, कंपनसेशन, ठीक है ना। तो कंपनसेशन करने का मतलब क्या है, एक्सटर्नल, 5 सॉल्यूशन में 10 लोग हैं, 10 में 10 लोग मतलब 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 5 क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, 5 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो भैया ओवरऑल चेंजेस क्या हुआ, 0। कई लाइट को इधर घुमा रहा है, कोई उधर से इधर घूम रहा है, तो इधर से कोई इधर घुमा रहा है, तो ओवरऑल रोटेशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर में कंपोजिशन जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, दोनों का 50-50% है। बट ये सीधा घुमा रहा है तो ये उल्टा घुमा रहा है, ये उल्टा घुमा रहा है तो ये सीधा घुमा रहा है, तो उसके कारण क्या हुआ मालिक, ओवरऑल चेंजेस क्या हो गया, 0। 50 लोग सही कर रहे हैं काम, 50 लोग गलत कर रहे हैं, मतलब जो सही काम हुआ था वो गलत हो जा रहा है, जो गलत था वो सही हो जा रहा है, मतलब ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बट मिक्सर में जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव। फोर्थ है मीजो कंपाउंड, इस साइड देख लेते हैं। फोर्थ है आपका मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड क्या होता है भाई, पहले समझ लेते हैं, फिर 2-3 बातें नोट कर लेंगे। HBr CH3 BrH। तो देखो ये कार्बन यहाँ पे ये कार्बन कायरल है, ये भी कार्बन क्या है, कायरल। क्यों, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी अलग है, BrH CH3 इधर पूरा, ये सेम यहाँ पे भी। तो कायरल कार्बन है, लेकिन साथ में इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बेटा मीजो कंपाउंड देख लो, दिस टाइप कंपाउंड कंटेन मोर देन 1 कायरल कार्बन, दिख रहा है यहाँ पे। साथ में पीओएस है, ये जो लाइन बताया पीओएस है, पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो यहां से ऐसे मैं कट कर दिया, ये तरवा लिया और ऐसे मार दिया, फटाक से कट गया। तो देखो एक ऊपर और एक नीचे, तो Br को Br रिफ्लेक्ट कर रहा है, CH3 को CH3, H का H, मिरर इमेज भी दिख रहा है। मतलब कंपाउंड में कार्बन कायरल जो होना चाहिए मोर देन 1 होना चाहिए, ये याद रखना। साथ में क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे मीजो कंपाउंड।
और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये लाइन याद रखना, वहां पे एक्सटर्नल था, यहाँ पे इंटरनल था, क्योंकि ये वाला कार्बन अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है चीजों को, ठीक है, मैं अभी किया नहीं हूं, आरएस करने से पता चल जाएगा, बट अभी किया नहीं है, तो ये क्या घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना। देखे हो ना भाई, मिरर इमेज एक दूसरे को क्या है, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये आर फॉर्म है तो ये एस फॉर्म, ठीक है ना। तो ये समझाने के लिए था, कई लोग सही में ऐसा नोट कर लिए तो हो गया फिर काम, अमर सर तो बताए थे ऐसे ही। तो अगर ये ऊपर वाला क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो भैया वही ना, 5 लोग सही कर रहे हैं 5 लोग गलत कर रहे हैं, ओवरऑल जो चेंजेस है वो भी हो गया 0। तो ये भी क्या हो गया, लाइट रोटेट नहीं हो रहा है, ऊपर वाला 30 डिग्री का लाइट रोटेट कर रहा है, नीचे वाला भी 30, लेकिन ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटेशन कहलाएगा क्या कुछ वहां पे, नहीं। तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, रेसिमिक भी, फर्स्ट और सेकंड एनांसो और डायस्टोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव, लेकिन थर्ड और फोर्थ जो होते हैं रेसिमिक और मिक्सर, रेसिमिक मिक्सर और मिक्सर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 टाइप बताया रिलेशन में, एनांसोमर और डायस्टोमर्स वो ऑप्टिकली एक्टिव, फिर डायस्टोमर्स के बाद कौन सा है, रेसिमिक और मिजो, ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। फर्स्ट और सेकंड एनांसोमर्स और डायस्टोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव, रेसिमिक और मिजो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है बच्चा लोग, तो ये याद रखना भाई। तो मिजो कंपाउंड में प्लेनो सिमेट्री होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन भी होगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कायरल कार्बन भी बोल सकते हो, किरेल या चिरेल जो भी है, चायरल जो भी है, तो कायरल कार्बन होगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन 1 से ज्यादा होंगे, पीओएस होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिजो। तो मिजो में क्या है, खुद का ही मॉलिक्यूल्स, अंदर का मॉलिक्यूल्स ही क्या कर रहा है भाई, एक दूसरे को रोटेशन को समाप्त कर रहे हैं। वहां पे एक अलग मॉलिक्यूल्स था, एक अलग था, तो वहां पे एक्सटर्नल, यहाँ पे इंटरनल, ठीक है ना। तो याद रखना, ये अंत और ये भाम्य, ठीक है ना। इंटरनल कंपनसेशन मतलब अंत कंपनसेशन, और यहाँ पे भाम्य या बाहर से हुआ है, ठीक है। तो ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्लास में मैं कन्फॉर्मेशनल बताऊंगा और ऑप्टिकल के कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो बच्चा ये सब अच्छे से क्लियर कर लोगे, और CIP रूल, ठीक है ना। तो आज की सेवा बच्चा लोग यही करते हैं समाप्त।